Hey everyone, today I will discuss how can registration UP catered special counseling and what are the last date. Okay, मैं आप सभी लोगों को आज यूपी कैटेड की जो स्पेशल काउंसलिंग होने वाली है उसकी क्या लास्ट डेट है और उसको किस प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, किस प्रकार से फीस कटा सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोग अपने गूगल क्रोम को खोल लेंगे और इस पर क्लिक करेंगे। यूपी कैटेड सबसे पहले ऊपर ही आ जाता है, यूपी कैटेड काउंसलिंग। ओके, तो यहाँ पर हम मेन साइट पे जाएंगे और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो है ये सब डिनोट कर रहा है। क्या डिनोट कर रहा है? देखिए कि जो काउंसलिंग की जो देखिए काउंसलिंग है तो ऑनलाइन पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि जो है वो 5 नवंबर से 8 नवंबर तक शाम 5 बजे तक है। ठीक, और काउंसलिंग पत्र जारी करने की जो काउंसलिंग लेटर होता है 9 नवंबर को काउंसलिंग लेटर डाउनलोड हो जाएगा। और काउंसलिंग कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में रिपोर्टिंग और काउंसलिंग की तिथि क्या है उसके बारे में हम लोग इसके पीडीएफ खोलेंगे। पीडीएफ में इस पर क्लिक करेंगे व्यू पर और उसमें पीडीएफ खुल करके आ जाएगी। ठीक, उसमें सारी डिटेल्स आपको दी गई हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कौन कौन सी डेट हैं। ओके, डेट आप जान गए। हेलो एवरीवन, आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिक प्रवेश परीक्षा यूपी कैटेड 2024 की जो किसने करवाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ में करवाई थी। स्पेशल काउंसलिंग जो है वो आपकी कहाँ पर होगी? वही मेरठ में होगी, मेरठ यूनिवर्सिटी में होगी। इसकी डेट आपको मैंने बता दी थी कि 5 नवंबर से 8 नवंबर तक जो रजिस्ट्रेशन की है। मास्टर्स में भी 5 नवंबर से 8 नवंबर तक है और इसी प्रकार से पीएचडी में भी 5 नवंबर से 8 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन की डेट है। इसमें आप फीस कटा सकते हैं। उसमें क्या होता है, अपने पासवर्ड यूज़र आईडी से आप लॉगिन करते हैं और उसके बाद लॉगिन करने के बाद आपको उसमें ऑप्शन आता है फ़ीस कटाने का, तो आप उससे फ़ीस डिपॉजिट कर सकती हैं। सो काउंसलिंग लेटर भी आप जान गए थे किस डेट में काउंसलिंग लेटर जारी होने वाला है। 9 नवंबर को काउंसलिंग लेटर जारी होगा। पीएचडी और मास्टर्स यानी कि एमएससी तीनों में सेम है। इसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल तीसरे नंबर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ कैंपस में रिपोर्टिंग कब होगी है? तो 10 नवंबर से 13 नवंबर तक रिपोर्टिंग होगी, वो भी रैंक के अनुसार निर्धारित तिथि में काउंसलिंग के लिए रिपोर्ट करना होगा। इसी प्रकार से एमएससी में जो है वो 14 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में रैंक के अनुसार निर्धारित तिथि में काउंसिल करने के लिए रिपोर्ट करना होगा। इसी प्रकार से इन केस ऑफ पीएचडी 16 नवंबर को रैंक के अनुसार निर्धारित तिथि में काउंसलिंग के लिए रिपोर्ट करना होगा। 4th नंबर पे आप देख पा रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ कैंपस में काउंसलिंग। ठीक, काउंसलिंग कब होगी? वो 11 नवंबर से 14 नवंबर तक रैंक के अनुसार निर्धारित काउंसलिंग लेटर रिपोर्ट करना होगा। ठीक, ये स्नातक यानी कि बीएससी में, एमएससी में 15 से 16 नवंबर है और पीएचडी में 17 नवंबर है। इसी प्रकार से काउंसलिंग लेटर में आवंटित अभ्यर्थी को संबंधित विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया पंजीकरण यानी कि आपको विश्वविद्यालय में कब रिपोर्ट करना है, तो वो है बीएससी में 18 से 20 नवंबर के बीच है, एमएससी में 18 से 20 नवंबर है और पीएचडी में भी 18 से 20 नवंबर के बीच में होता है। ठीक, अब नीचे लिखा गया है रिपोर्टिंग स्थल क्या होगा? गांधी भवन सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में आपको रिपोर्टिंग करनी होगी, वहीं पर काउंसलिंग होगी आपकी। ठीक, सो नीचे लिखा गया है 1 नंबर पे नोट में रिपोर्टिंग एवं काउंसलिंग की रैंक वाइज तिथियों दिनांक 9 नवंबर को वेबसाइट यूपी कैटेड ORG पर अपलोड कर दी जाएगी। अभ्यर्थी अपनी रैंक के अनुसार तिथि में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं कृषि विश्वविद्यालय एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ कैंपस में उपस्थित हों। विशेष काउंसलिंग रिक्त नॉर्मल पेड एनआरआई सीट पर आयोजित की जा रही है, यानी कि जो काउंसलिंग है वो नॉर्मल यानी कि फ्री, पेड और एनआरआई सीट पे की जा रही है। अच्छा, कुछ इसमें टिप्स बताए गए हैं। इसमें क्या टिप्स बताए गए हैं देखिए। इसमें बताया गया है कि रिपोर्टिंग काउंसलिंग है तो निर्देश, क्या निर्देश होंगे? ठीक, आप देख पा रहे हैं क्या निर्देश होंगे। देखिए,
पहला है कि ऑफलाइन काउंसलिंग में प्रतिभाग करने के लिए अभ्यर्थी को लॉगिन करके ऑनलाइन के माध्यम से काउंसलिंग पंजीकरण शुल्क 500 रुपये जमा करना होगा। निर्धारित तिथि में काउंसलिंग पंजीकरण शुल्क जमा करने वाले अभ्यर्थी ऑफलाइन काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं। रैंक के अनुसार निर्धारित काउंसलिंग एवं रिपोर्टिंग तिथि काउंसलिंग लेटर डाउनलोड करने के साथ जारी किया जाएगा। तीसरा है रिपोर्टिंग, यानी कि काउंसलिंग हेतु निर्धारित तिथि एवं समय पर आधारित उपस्थित होना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित न होने की स्थिति में प्रवेश का कोई भी दावा मान्य नहीं किया जाएगा। यानी कि आप अगर समय से दिनांक पर आप नहीं पहुंचते तो आपका कोई भी आपकी काउंसलिंग में दावा नहीं किया जाएगा, यानी कि काउंसलिंग रद्द की जाएगी। रिपोर्टिंग काउंसलिंग के समय निम्नलिखित प्रमाण पत्र स्वरूप में लाना अनिवार्य है। सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ साथ एक प्रमाणित फोटो कॉपी प्रस्तुत करनी होगी। ठीक, प्रवेश पत्र होना चाहिए, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म होना चाहिए, काउंसलिंग पत्र होना चाहिए, फोटो युक्त मूल पहचान पत्र यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID आदि होना अनिवार्य है। हाई स्कूल परीक्षा का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र होना चाहिए। इंटरमीडिएट परीक्षा का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र होना चाहिए। मास्टर्स पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी को उपरोक्त क्रमांक 1 से 4 के साथ स्नातक परीक्षा के अंक पत्र, ट्रांसक्रिप्ट, उपाधिका या PDC भी होनी अनिवार्य है। PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी को उपरोक्त क्रमांक 1 से 6 के साथ परास्नातक परीक्षा के अंक पत्र, ट्रांसक्रिप्ट एवं उपाधि या PDC होनी चाहिए। शिक्षा ग्रहण के अंतिम संस्था का स्थानांतरण पात्र, TC, माइग्रेशन प्रमाण पत्र, उस संस्था के प्राचार्य द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र जहाँ की अपनी अंतिम शिक्षा ग्रहण की है। यदि आप अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो शासनादेश के अनुसार समक्ष अधिकारी द्वारा निर्गत नवीनतम जाति प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2023-24 नवीनतम बना हुआ ही मान्य होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS का प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2024 अथवा नवीनतम बना हुआ ही मान्य होगा। 3 पासपोर्ट साइज के अनुसार फोटोग्राफ जैसा कि प्रदर्शित किया गया था। अंतिम शिक्षा ग्रहण करने के बाद यदि आप किसी शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत नहीं रहे तो उस अंतराल से संबंधित शपथ पत्र जो कि नोटरी द्वारा स्थापित प्रमाणित हो। उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी डोमिसाइल होने के सामान्य प्रमाण पत्र जैसा कि सूचना विवरणिका के पृष्ठ 67 पर दिया गया है। सक्रिय सेना के सैनिक अथवा भूतपूर्व सैनिक DP के पुत्र पुत्री होने से संबंधित प्रमाण पत्र। यहाँ प्रमाण पत्र सूचना विवरणिका के पृष्ठ 68 पर दिए गए प्रारूप पर होना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी यानी कि या फ्रीडम फाइटर का प्रमाण पत्र। यह प्रमाण पत्र सूचना विवरणिका के पृष्ठ 69 के अनुसार होना अनिवार्य है। दिव्यांग PWD प्रमाण पत्र जैसा कि सूचना विवरणिका के पृष्ठ 69 पर दिया गया है। समस्त प्रमाण पत्रों की BBCA CADH पाठ्यक्रम में ओके सो प्रवेश स्तर खिलाड़ी होने के संबंध प्रमाण पत्र सूचना विवरणिका के पृष्ठ 70 पर दिए गए प्रारूप पर होना चाहिए। यदि आपके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र ठीक नहीं पाया गया तो खेल कूद के लिए दिए जाने वाले 2% अंकों का लाभ कम करते हुए आपकी मेरिट निर्धारित कर दी जाएगी। ओके, अब पेमेंट पैड सीट एवं NRI स्पॉन्सर्ड सीट पर स्वेच्छा से प्रवेश लेने संबंधी नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र ₹10 नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी के हस्ताक्षर आवेदन पत्र पर किए गए हस्ताक्षर से मिलना आवश्यक है। ठीक, ओके सो अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र पर चस्पा किए गए फोटो व मिलान परीक्षा के अनुसार समय खींचे गए फोटो से किया जाएगा। फोटो से मिलान न होने की दशा में आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। रिपोर्टिंग काउंसलिंग में बुलाए जाने का यह तात्पर्य नहीं है कि आपको प्रवेश मिल ही जाएगा।
जिस मेरिट स्तर पर समस्त सीटें भर जाएंगी वही काउंसलिंग समाप्त हो जाएगी। प्रवेश परीक्षा की मेरिट के अनुसार प्रवेश के स्तर पर पहुंचने एवं प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत यदि आप प्रवेश के लिए उपयुक्त पाए गए तो प्रवेश के समय निम्नलिखित शुल्क जमा करना होगा। शेष शुल्क जिस विश्वविद्यालय में आपने प्रवेश पाया है वहां पर जमा करना होगा। तो क्या बताया है फर्स्ट शुल्क के बारे में। प्रवेश हेतु प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थी को प्रारंभिक प्रवेश शुल्क के रूप में 5,000 की धनराशि का भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट फाइनेंस कंट्रोलर सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ के पक्ष में जारी हो, जिसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक की शाखा SVBPU कोड संख्या 10/653 पर देना होगा। नगद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। ड्राफ्ट न होने की स्थिति में आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्रवेश शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा। ओके, ऐसे अभ्यर्थी जो पेमेंट अथवा NRI स्पॉन्सर्ड सीट पर प्रवेश चाहते हों उन्हें उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा 2024 यूपी कैडेट 2024 की सूचना विवरणिका के पृष्ठ 62 एंड 63 पर उल्लेखित विवरण के अनुसार आवश्यक धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो कि फाइनेंस कंट्रोलर SVPUAT मेरठ के पक्ष में जारी हो, भारतीय स्टेट बैंक की शाखा SVBPU कोड संख्या 10653 पर तुरंत देना होगा। इस संबंध में नगद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि आप अगर काउंसलिंग करवाने जा रहे हैं तो आप नगद पैसा मत लेके जाइए, वहाँ पर आपका कोई भी नगद पैसा स्वीकार नहीं किया जाएगा, सब ऑनलाइन सिस्टम होगा। यदि किसी अभ्यर्थी 9 नंबर पे बताया गया है, यदि किसी अभ्यर्थी के प्रथम द्वितीय तृतीय ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन काउंसलिंग के माध्यम से सीट आवंटन हुआ था एवं उनसे विश्वविद्यालय में जाकर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर लिया था, तो ऐसे अभ्यर्थी को विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग के समय प्रारंभिक प्रवेश शुल्क 5,000 का डिमांड ड्राफ्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी को ऑनलाइन के माध्यम से जारी आवंटन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 10 नंबर पे क्या बताया है। काउंसलिंग है तो अभ्यर्थी को डाक के माध्यम से कोई सूचना प्रेषित नहीं की जाएगी, बल्कि रिपोर्टिंग काउंसलिंग पत्र एवं अन्य सूचना वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। यह अभ्यर्थी का दायित्व होगा कि वो नियमित रूप से वेबसाइट देखता रहे और अपना रिपोर्टिंग काउंसलिंग पत्र डाउनलोड करके रिपोर्टिंग काउंसलिंग में भाग नहीं लेता, तो इसके लिए अभ्यर्थी उत्तरदायी नहीं होगा। नगद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। ड्राफ्ट न होने की स्थिति में आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्रवेश शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा। ओके, प्रवेश शुल्क भैया एक बार पैसा दे दिए ना तो दूसरी बार आपको मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक, 11 नंबर पे बताया कि विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग में भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि वे तालिका में वर्णित रिक्त सीटों की संख्या भी स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अपनी रैंक के अनुसार आकलन कर निर्धारित तिथि में रिपोर्टिंग व काउंसलिंग पर भाग ले सकते हैं। सीटों की संख्या बहुत सीमित है। कहने का मतलब है कि जितनी भी सीटें हैं वो आपको विवरणिका में टेबल में बता दी गई हैं, उसको आप पढ़ लीजिए, आपकी रैंक क्या है उसके हिसाब से आप वहाँ पर काउंसलिंग के लिए जाए। इसका इस स्लाइड का यही मतलब है। ठीक, और अंत में उन्होंने कहा कि सीटें बहुत कम हैं। विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग हेतु पात्र अभ्यर्थी, यानी कि इसमें कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं कि इसमें स्पेशल जो काउंसलिंग होने वाली है कौन कौन करवा सकता है। तो फर्स्ट में बताया है, क्या फर्स्ट में बताया है कि विशेष काउंसलिंग में ऐसे उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिनको अपग्रेडेशन का लाभ नहीं मिला। इनके कहने का मतलब है जिनको अपग्रेडेशन का लाभ अभी तक नहीं मिला वो ये क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग करवा सकते हैं। विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकते हैं जो अपग्रेडेशन का लाभ चाहते हैं, और जो लाभ चाहते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इसमें भाग ले सकते हैं। विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने पूर्व ऑनलाइन या ऑफलाइन काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं किया था, यानी कि जिन्होंने अभी तक किसी भी काउंसलिंग में चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, अगर इसमें कोई प्रतिभाग नहीं किया है तो वो क्या कर सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चौथे नंबर पे क्या बताया है कि विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग में ऐसे उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने पूर्व यानी कि पहले की ऑनलाइन या ऑफलाइन काउंसलिंग में प्रतिभाग किया था परंतु उनको कोई सीट आवंटित नहीं हुई थी। यानी कि पहले आप लोगों ने काउंसलिंग करवाई हो जिसमें अगर आपको कहीं भी सीट नहीं मिली तो आप ये ऑफलाइन विशेष काउंसलिंग करवा सकते हैं। विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्हें
पूर्व यानी कि पहले की ऑनलाइन ऑफलाइन काउंसलिंग में सीट आवंटित हुई थी, परंतु वह किसी कारणवश प्रवेश नहीं ले पाए। ठीक, अब जिन्होंने लिया था उनको सीट भी मिल गई है, वो नहीं ले पाए तो क्या कर सकते हैं, इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग में ऐसे उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने पूर्व ऑनलाइन या ऑफलाइन काउंसलिंग में सीट आवंटित होने के बाद सिक्योरिटी फीस 5,000 जमा की, परंतु वे आवंटित विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर पाए। विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग में ऐसे उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने अपग्रेडेशन के द्वारा आवंटित सीट पर किसी कारणवश प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं की हो, यानी कि जिनको अपग्रेडेशन मिला था वो प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर पाए तो भी इसमें कर सकते हैं। विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग में ऐसे उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने अपग्रेडेशन के द्वारा आवंटित सीट पर किन्हीं कारणवश प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं की हो। ओके, यानी कि आप एडमिशन प्रोसेस नहीं कर पाए हैं, देन आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं रिसर्च काउंसलिंग में। विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं ओके, जिनको सीट आवंटित हुई परंतु ऑनलाइन या ऑफलाइन काउंसलिंग में पीडीसी न मिलने के कारण अपलोड अथवा प्रस्तुति नहीं कर सका। अच्छा, इस लाइन का यही मतलब है जो एमएससी और पीएचडी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ये लाइन लिखी गई कि जिनको पीडीसी नहीं मिली वो भी भाग ले सकते हैं। विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग अपात्र यानी कि कौन नहीं ले सकते हैं, देखिए अब कौन नहीं ले सकते हैं भाग, तो अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन का लाभ काउंसलिंग ऑफलाइन में केवल एक ही बार मिलेगा, यानी कि अपग्रेडेशन अगर आपका हुआ है, अगर फिर आप लेना चाहते हैं तो नहीं आप इसमें करवा सकते हैं। ठीक, फिर बताया ऐसे अभ्यर्थी ऑफलाइन काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते जिनके डॉक्यूमेंट प्रथम द्वितीय तृतीय काउंसलिंग में फर्जी अथवा गलत पाए गए, यानी कि जिनके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट कर दिए गए। ऐसा होता नहीं है लेकिन हो सकता है हुआ हो किसी के साथ, तो ऐसे अभ्यर्थी ले सकते, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। एनआरआई स्पॉन्सर्ड की परिभाषा, यानी कि एनआरआई होता क्या है। एनआरआई का मतलब ये होता है कि विदेश में प्रवास करने वाला भारतीय मूल के व्यक्ति का परिवार, यानी कि हमारे इंडिया का कोई पर्सन है जो अदर कंट्री में रह रहा है। ठीक, भाई हो, बहन हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, मूल वो भी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो, उसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक, उसको अपना जो सर्टिफिकेट है वो प्रस्तुत करना होगा। एनआरआई इंपोर्टर, विदेश में प्रवास करने वाले भारतीय द्वारा किसी भी अभ्यर्थी जिसे वह प्रायोजित करना चाहता हो पासपोर्ट जैसा, यानी कि एनआरआई स्पॉन्सर्ड का मतलब ये है कि कोई विदेश में अगर कोई इंडियन रह रहा है, अगर वो स्टूडेंट अपनी सीट देना चाहता है तो अपनी सर्टिफिकेट दे करके क्या कर भुगतान कर सकता है। विशेष नोट में क्या बताया है यहाँ पर देखो, विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग में श्रेणी उप श्रेणी के रिक्त सीटों एवं आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी श्रेणी के अन्य अभ्यर्थी के योग्य अभ्यर्थी के अभाव में शेष रिक्त सीटें अनारक्षित अनरिजर्व सीटों में स्थानांतरित की जाएंगी, यानी कि अगर इसके पर्सन नहीं है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी के स्टूडेंट्स नहीं हैं तो किसी अदर कॉस्ट को दे सकते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी उपरोक्त वांछित प्रमाण पत्र में कोई भी प्रमाण पत्र रिपोर्टिंग काउंसलिंग की समस्त प्रस्तुत नहीं करता है, शुल्क नहीं जमा करता है, मेरिट में रहते हुए भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा, उसके नीचे मेरिट वाले अभ्यर्थी को अवसर प्रदान कर दिया जाएगा। ठीक, और आप प्रतिदिन यूपी कैटेट की वेबसाइट को विजिट करते रहिए, उसी पे आपको और डिटेल्स मिलेंगी। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और ऐसे ही एग्रीकल्चरल जनरल एग्रीकल्चरल क्वेश्चंस के लिए आप हमारे कम्युनिटी सेक्शन में जाकर के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जनरल एग्रीकल्चरल के क्वेश्चन जो आप सॉल्व करके अपनी अग्रिम एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट पा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।